आइए बोलो, आज का जो हम लोग का क्लास है वेक्टर प्रोडक्ट पे कुछ बढ़िया प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, आपको बताए थे कि वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप लोग याद होगा। वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए हम लोग बात करने चल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसमें बताए थे कि दो वेक्टर अगर हो, दोनों के एडजेसेंट साइड मान करके अगर एक पैरेललोग्राम बनाया जाए तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। उसी को हम यूज कर करके ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि तीन बिंदु दिया गया है, ऐसे समझिए। एक बिंदु P है, एक Q है और M है। अब तीनों बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि जो ट्रायंगल PQM बनेगा, इस PQM का आपको जो है एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQM। यही क्वेश्चन है कि इन द फिगर शोन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQM। ये PQM का एरिया निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल है, ये सवाल आपको मैथ में भी मिल सकता है। इतना आप लोग देख लिए। अब देखिए, अगर इसको हम एक वेक्टर समझें, आप लोग की जानकारी के लिए, इसको एक वेक्टर हम ले लें, इसको एक वेक्टर ले लें, ऐसे दो वेक्टर ले लें और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। एक वेक्टर है ना, एक वेक्टर हम PM निकाल लें और दूसरा वेक्टर PQ निकाल लें और दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। ठीक है, तो एक समानांतर चतुर्भुज का एरिया होगा इस तरह का, वो होगा पैरेललोग्राम। ऐसे जो है एक पैरेललोग्राम अगर हम बनाते हैं, आप लोग ये देखो, ऐसा है ना, ऐसे, और ये जो ऐसे है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, समझो। ऐसे एक पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा। इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, मान लीजिए इस वेक्टर को हम थोड़ी देर के लिए बोले, यहाँ से लेकर के PM जो है इसको हम बोले ये हमारा वेक्टर A है, ये PQ को हम बोले ये हमारा वेक्टर B है। तो A क्रॉस B निकालेंगे तो इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। आइए इसका क्या है, एक डायगोनल है। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करोगे आप लोग जैसा कि जानते हो, इस ट्रायंगल के एरिया के बात करोगे तब पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, नहीं है क्या। ये जो ट्रायंगल है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखो, ये दोनों मिलकर के कंप्लीट पैरेललोग्राम है, बोलो ना। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आपको मालूम है, बोलो ना जी। नहीं, अगर हम लोग बात करें हमको ये PQM, अगर ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एक वेक्टर हम PM माने, जिसको हम वेक्टर A नाम दे रहे हैं, आई जो PQ है इसको वेक्टर B माने, तो A क्रॉस B अगर कर देंगे तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ A क्रॉस B से आपको क्या निकल जाएगा, पूरा पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। ये PQM है, इसको इस बिंदु को N बोल दो, तब PMNQ इस एरिया के बराबर होगा। मतलब अगर आप लिखोगे यहाँ, इसका हम सॉल्यूशन लिखना शुरू कर रहे हैं। अगर तुमको चाहिए ये वाला एरिया चाहिए, पहले देखो, अगर तुम निकालते हो एरिया पैरेललोग्राम PMNQ, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग से वेक्टर प्रोडक्ट के। अगर इस ट्रायंगल का एरिया अगर आपको चाहिए तो एरिया ट्रायंगल PMQ
अगर ये चाहिए, ये कितना हो जाएगा, पैरेललोग्राम के एरिया का आधा, याद है ना, ये कितना हो जाएगा 1/2 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो ये सब बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तब कोऑर्डिनेट है तो पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे। यहाँ से अगर हम एक ऐसे ड्रॉ करें, ये देखो ये ओरिजिन से शुरू करके, ये ओरिजिन है, यहाँ से इसको मिला देंगे तो एक वेक्टर हमको मिल जाएगा मान लो। फिर इसको हम यहाँ से लेकर के इसको अगर मिला दे रहे हैं तो ये हमारा एक दूसरा वेक्टर मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर। कोऑर्डिनेट मालूम है तो पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा कि नहीं। ऐसे, और फिर यहाँ से इसको मिला देते हैं। इस सबका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। इसको अगर हम बोल देते हैं, मान लो ये बोले कि ये R1 है, इसको हम बोले कि ये R2 है, इसको बोले ये R3 है, ऐसे बोलो। तो ये वेक्टर अगर इसको तुम बी बोले हो तो ये देखो तो ये R1 बी मिल के R2 है कि नहीं, इसलिए बी बराबर हो जाएगा R2 - R1। अगर पोजीशन वेक्टर यहाँ लिखने की बारी आ जाए, पोजीशन वेक्टर लिखना हो यहाँ से, तो ये देखो सीधे अगर तुमको बी लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, ज़्यादा टाइम नहीं ये करना है, तो अगर वेक्टर बी लिखेंगे, ऐसे वेक्टर बी अगर तुमको लिखना है, तब वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, ये R2 - R1 हो जाएगा। R2 का पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो 4i + 3j + 5 के हो जाएगा। इसका R1 का लिखोगे तो 1i + 2j + 3 के हो जाएगा। अब R2 में से R1 घटाओगे तो सीधे ये i वाला में से i वाला घटेगा, j वाला में से j वाला, k वाला में से k वाला घट जाएगा। ये सब मालूम है ना। तो अगर आपको यहाँ पे अगर ये निकालना है तो ये देखो कितना करोगे, ये R2 - R1 यानी डेल्टा R निकाल दोगे, तो ये डेल्टा R निकालोगे तो तुम्हारा देखो बी निकलेगा। अब ये बी कैसे निकलेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट ये 4 है और ये 1 है, तो 4 - 1 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3i। R2 वेक्टर लिख लेना 4i + 3j + 5 के, R1 लिख लेना 1i + 2j + 3 के, ऐसे लिख लोगे, लिखा गया। अब अगर तुम R2 में से R1 को घटा देते हो तो क्या होगा, तो उसमें 4i आएगा, इसमें -1i आएगा, तो 3i, इसमें 3j, तो इसमें 2j, इसमें 5k, तो इसमें 3k, तो सब घट जाएगा कि नहीं। ये तुम्हारा आ जाएगा 4 में से 1 गया, ये 3i हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया, तो क्या हो जाएगा ये j हो जाएगा, 3j में से 2j गया, j आप प्लस यहाँ लिखोगे 5 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा ये 2k हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो गया। इसी तरह से अगर तुम वेक्टर ए लिखना चाहोगे, ये देखो, तब वेक्टर ए बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए बराबर तो R3 घटा R1 हो जाएगा, R3 घटा R1, R3 में से R1 को घटाओगे, देखो ये 3 है 4 है, ये है, R3 लिखोगे तो 3i + 4j + 2k, ये R1 लिखोगे 1i + 2j + 3k। अब R3 में से R1 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी एक तरह का डेल्टा R होगा, ये कितना हो जाएगा 3 है एंड 1 है, तो ये हो जाएगा 2i + 4 है एंड 2 है, 2j, 2 में से 3 गया माइनस के हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, यही ना। अब अगर हम एक क्रॉस बी निकाल दें तो पूरा पैरेललोग्राम के एरिया निकल जाएगा, बोलो। अब एक क्रॉस बी तुमको निकालना है, ऐसे एक क्रॉस बी, तो अगर एक क्रॉस बी निकालते हैं, हमको निकालना है एक क्रॉस बी, एक क्रॉस बी निकालेंगे, इसको डिटर्मिनेंट के रूप में रख दे रहे हैं सुविधा के लिए, बोलो ना, भुला गया तुम लोग। एक क्रॉस बी अगर लिखने चलते हो तो यहाँ लिख दो i देन j देन k, लिखोगे
आई जे के लिख लिए। और फिर देखो पहला वेक्टर ए है, ए में कितना है तुम्हारा 2 और 2 और -1, यहाँ लिख दो 2 2 -1, ये जानकार लोग के लिए है 2 2 -1। अब फिर बी के यहाँ पे क्या लिख दोगे 3 1 2, ये ना है। अब इसको सोल्व करना है। ये आ गया। अब इसी को तुम लोग सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी इक्वल टू, पहले से शुरू करोगे प्लस आई से, प्लस आई यहाँ से शुरुआत करोगे प्लस आई से, इस रो को इस कॉलम को कैंसिल करोगे, है ना करोगे तो क्या बच जाएगा 2 -1 1 2 हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे -j करोगे। अब फिर क्या करोगे, ये इसको इस रो और इस जो इस रो एंड इस कॉलम को कैंसिल करोगे, तब क्या बच जाएगा तुम्हारा, ये बच जाएगा 2 3, यहाँ क्या बचेगा -1 2। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, ये प्लस के, और तब क्या लिखोगे, अब इसको हटाओगे बोलो तो क्या बचेगा, ये 2 3 2 1, है ना होगा। सिंप्लीफाई कर दो यहाँ से, ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आई, और यहाँ देखो अब ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4 अब माइनस आई कितना हो जाएगा -1 होगा, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, आएगा 2 2 4, माइनस करोगे 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो कितना हो जाएगा -1 इतना। ये फिर यहाँ पर क्या करोगे -j, और उसके बाद ये गुणा करो, ये कितना हो जाएगा, फिर ये 4 अब माइनस -3 होगा, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। बोलो ये इतना। उसके बाद एक के, और इसमें सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये हल करोगे तो कितना हो जाएगा 5i 4 3 7 -7 j, ये 2 और इधर 6 है तो -4, हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखोगे, कैलकुलेशन अपना चेक कर लेना, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, तरीका समझ गया ना। अब आप क्या करिएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। कैलकुलेशन ठीक हो रहा है कि नहीं, आप लोग सब लोग ध्यान देना इस पर। ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये गुणा कर दो 9 9 6 15 5 20 का 16 2 और 2 1 3 4 3 7 और 2 9 19 आ रहा जी है, और 2 उधर से आया था 7 और 2 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 × 10, ये कितना हो जाएगा 3√10, एरिया है स्क्वायर यूनिट लिख लो, वैसे तो सब मीटर में होना चाहिए, अगर उधर सब SI में यूनिट में होता है, सब कोऑर्डिनेट मीटर मीटर में होता तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया है मीटर स्क्वायर में आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ से तुमको निकल गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये तो पैरेललोग्राम का एरिया होगा, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल PQM है ना था,
ये कितना हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 √10 स्क्वायर यूनिट। आई होप आप लोग बात को समझे हैं, समझे कि नहीं समझे, मजेदार है। एक बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्यों, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है कंप्लीट क्वेश्चन। यहाँ से एक क्रॉस में निकल गया, ये इतना है। ठीक है, व्यवस्थित हो गया सब आपका प्रॉब्लम। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अच्छा लगा कि नहीं लगा? एक अगला प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, ये आप लोग के लिए प्रॉब्लम हम अब लिखेंगे नहीं पूरा डिटेल, आपको समझा दे रहे हैं। आप लोग इतना ही से प्रॉब्लम पकड़ लीजिएगा। देखिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ओ है, और इस स्ट्रेट लाइन पे दिया हुआ है एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। इस स्ट्रेट लाइन पे एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन पे, माने ये पार्टिकल मूव्स ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन moves on the given straight line। यहाँ लिखिए a particle moves on a given straight particle moves on the given straight line with constant speed v with constant speed v, छोटा v लिख देते हैं, with constant speed v, वो इज एनी पॉइंट, ऐसे लिख रहे हैं ओ इज एनी पॉइंट ऑफ द लाइन,
ओ इज एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, जो लाइन पे नहीं है। ऑफ द लाइन ऑन द लाइन तो आजकल खूब पूछते हो आप लोग, बोलो। ओ इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ओ इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब इसमें बताना है कि ये इस लाइन पे पार्टिकल का पोजीशन तो बदलते रहेगा। अगर पार्टिकल गति कर रहा है इस लाइन पे तो इसका पोजीशन तो बदलते रहेगा। तो कह रहा है कि इसका जो पोजीशन है, ऐसे पार्टिकल का पोजीशन अगर पी है इस लाइन पे, मान लीजिए ये कहीं पोजीशन है, ये यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन है यहाँ पे, और ये आपका वो यहाँ पे है, ऐसे है। तो आपको बताना है कि आप दिखाइए कि ओपी क्रॉस भी, यहाँ पर पार्टिकल है, पार्टिकल का स्पीड समझो ऐसे है, यहाँ पर पार्टिकल तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है इस लाइन पे, तो उसका वेलोसिटी ऐसे होगा, ऐसे। पार्टिकल का वेलोसिटी भी है जो दिया हुआ है, स्पीड भी है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। पार्टिकल का ये पोजीशन है। पार्टिकल का कह रहा है कि इस पार्टिकल पी का पोजीशन इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी हो, ये ओपी क्रॉस भी अगर आप निकालोगे ऐसे, ये ओपी वो से पी तक मिलाओगे ऐसे, ये ओपी, आप यहाँ अगर इसको ओपी कहते हो तो ये ओपी और ये भी का जो क्रॉस होगा ये पी के पोजीशन पे निर्भर नहीं करेगा। ये पी इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी चला जाए, ओपी क्रॉस भी सेम है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में। ठीक है, ये कहते हैं वो इज एनी पॉइंट ऑफ द लाइन एंड पी इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। कहते हैं इसमें आगे लिख रहे हैं, इफ P is position of particle on the line, if P is position of particle on the line, P position of the particle on the line, so that, ऐसे ही लिख देते हैं इतना, so that OP क्रॉस भी, OP क्रॉस भी is independent of position of the particle। बड़ी मजेदार सवाल है। यही है, तुम्हारा वेक्टर भी है। कुछ समझ में आया कि नहीं? सवाल समझ में आ गया होगा, ये समझाने क्रम में ही आपको समझ में आ गया। ये कोई दिया हुआ लाइन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ए पार्टिकल मूव्स ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, वो इज एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, इस लाइन से हट के कोई बिंदु, हम जोड़ दिए हैं कि ऑफ द लाइन कोई बिंदु है, ओ एनी पॉइंट, दिस एनी पॉइंट इज वो। इफ p इज पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द लाइन, इफ p इज पोजिशन, एक काम करिए, इसमें थोड़ा सा भाषा में संशोधन हम कर देते हैं ताकि आपको ओ इज ए पॉइंट, इसे लगेगा आपको यार डिफरेंट आर्टिकल हो गया, नहीं हो गया एक तरह क्या गया, हम क्या बोले, ओ इज ए पॉइंट ऑफ द लाइन, वो एक बिंदु है
जो कि लाइन्स ऑफ है, मतलब वो अब इसे क्या लगेगा, वो इज फिक्स पॉइंट, इट इज नॉट एनी पॉइंट, इट इज ए पॉइंट, ये O is a point of the line. If P is position of the particle on the line, P particle का पोजीशन इस लाइन पे है, so that OP क्रॉस V is independent of position of the particle, पार्टिकल के पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, यही आपको निकालना है। OP क्रॉस V जो है पार्टिकल के पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगा, ये आपको निकालना है। तो अब आप लोग देखिए, आप क्रॉस प्रोडक्ट के डिफिनेशन के जानकार हैं, है ना। तो आप ये देखिए, आप अगर OP क्रॉस V लिखने जाइएगा, जब इसे आप सॉल्यूशन यहाँ तक, तो ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर हम अपने तरफ से ही बनाए हैं, बुझिए आपका सॉल्यूशन यहीं से शुरू हो रहा है, ये समझिए। ये जो फिगर जो था, ये जो दिया हुआ डाटा है, इसके आधार पर हम फिगर बना रहे हैं। ओके, इसमें हम अगर लिखने जा रहे हैं तो ये आपको दिख रहा है कि वो ये OP है, दिस इज योर OP वेक्टर, आई आपका V वेक्टर है, ये जो दिख रहा है ये आपका V वेक्टर है। तो अगर हमको निकालना है OP क्रॉस V, ऐसे OP क्रॉस V निकालना है, यही ना निकालना है, बोलिए। तो अगर OP क्रॉस V के परिभाषा से बढ़िएगा, इसमें यहाँ से शुरू करिए, OP क्रॉस V के यहाँ से चलिएगा तो क्या लिखिएगा, OP का मैग्नीट्यूड, बोलो ना, OP का मैग्नीट्यूड गुणा इस V का मैग्नीट्यूड गुणा दोनों के बीच के कोण का साइन, एसमोलर कोण का साइन। तो देखो तो इसके डायरेक्शन की बात करोगे, ये आपको जो लाइन जो दिख रहा है, एन एंगल OP का दिशा, देखो OP का दिशा आई V की दिशा के बीच का कोण कितना हो जाएगा, थीटा। OP का डायरेक्शन एंड V के डायरेक्शन के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो अगर वो थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा होगा। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो इतना बराबर देखो कितना हो जाएगा, ये हम लोग OP क्रॉस V का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब इतना आएगा। OP क्रॉस V लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे तो उधर तो एक n वेक्टर न लिख दे, अगर इसको मैग्नीट्यूड लिखेंगे तब इतना लिखेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये OP इतना मल्टीप्लाइड बाई V, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A साइन थीटा। अगर इस तरह से आपको V को छांट लेते हैं तो ये आपका बच जाएगा ये OP साइन थीटा, ये हो जाएगा OP साइन थीटा, हो गया। अब देखिए, अब ये OP साइन थीटा क्या है, तो इस पॉइंट से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये बिंदुओं से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, मान लीजिए ON आप पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। आइए, ये लेंथ आपका OP है, ये एंगल थीटा है, आइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं ON जो है D है, ऐसे इस डिस्टेंस को हम मान लें D। तो इस ट्रायंगल से क्या लिखोगे, फ्रॉम ट्रायंगल ONP, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें फ्रॉम ट्रायंगल, इसको बोलो ये OP क्रॉस V जो तुम्हारा है, ये नंबर 1 हो गया इक्वेशन नंबर। फिर इस ट्रायंगल से आओ, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ONP, ये परपेंडिकुलर डाले हैं, ये दिख रहा है आप लोग को। तो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो ये तुम्हारा साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा इक्वल टू ये वाला ये D परपेंडिकुलर साइन थीटा, ये इतना, अब बाई OP हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा ये OP साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा D, ये हो गया नंबर 2। अब 1 और 2 से फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 से, तो ये OP क्रॉस V कितना आ जाएगा, OP क्रॉस V का अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे इतना बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा V, और OP साइन थीटा कितना हो जाएगा D, ये हो जाएगा V इंटू D। अब देखो
इसमें भी तुम्हारा दिया हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड है, तो भी कांस्टेंट है और डी भी कांस्टेंट है। ध्यान दीजिए, एक बार कोई लाइन अगर डिसाइड हो जाए, ऐसे कोई लाइन फिक्स दे दिया गया हो, एक लाइन दे दिया जाए और एक बिंदु दे दिया जाए, दिया हुआ लाइन हो एंड दिया गया बिंदु हो, तो एक बाहरी बिंदु से आप जानते हैं कि एक लाइन पर एक और केवल एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स होगा। अगर लाइन दिया गया है, ये बिंदु दिया गया है, तो यहाँ से इस बिंदु से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आ रहा है वो फिक्स होगा कि नहीं, वो इस पे तो नहीं निर्भर करेगा। आप यहाँ जाइए तो आपका पी यहाँ हो तो, या आपका पी यहाँ हो तो ऐसे, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम रहेगा, इसलिए ये भी फिक्स्ड है और डी भी फिक्स्ड है। इसलिए पूरा प्रोडक्ट क्या होगा, दिस होल प्रोडक्ट इज योर कांस्टेंट, दिस होल प्रोडक्ट इज ए कांस्टेंट। तो ओपी क्रॉस भी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। आई होप आप बात को समझे हैं। बोलिए, ये यहाँ तक आप आ गए। फिर आप आइए, ये लाइन दिया हुआ है एंड बिंदु दिया गया है, तो इसका डिस्टेंस फिक्स होगा कि नहीं। अच्छा, डायरेक्शन की बात करिएगा तो देखिए, ये अगर आपका यहाँ मतलब मान लें कि ये लाइन पूरा लाइन जो है बोर्ड के प्लेन में है, ये बिंदु भी बोर्ड के प्लेन में है, तो ये ओपी लाइन बोर्ड के प्लेन में है, ये भी वेक्टर भी बोर्ड के प्लेन में है। तो अगर ओपी इधर है भी इधर है, तो ओपी क्रॉस भी करेंगे तो ऐसे होगा। लाइन दीजिए तो वहां से, हाँ आ जाइए। कुछ समझ पाए आप लोग, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओपी। आप ये देखिए, ये पूरा मैटर समझ गए हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका तो फिक्स रहेगा। और डायरेक्ट ये देखिए ओपी क्रॉस भी निकालिएगा, तो यहाँ देखिए ओपी का दिशा ऐसे, भी का दिशा ऐसे, तो ओपी क्रॉस भी आपका अंदर की तरफ जा रहा है। इस फिगर को हम आते हैं अगले फिगर में। यहाँ आप ऐसे देखिए क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अपना लाइन समझो, आइए दिया हुआ बिंदु समझो, यहाँ से यहाँ तक ये ड्रॉ किए, ये इसका डायरेक्शन ऐसे है, यही तुम्हारा ये ओपी है, ऐसे ओपी है। इधर की ओर क्या है तुम्हारा, ये भी है, ऐसे भी है। ये एंगल कितना है, ये थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो देखो ओपी क्रॉस भी लिखोगे ऐसे, अगर ओपी क्रॉस भी के डायरेक्शन के बारे में बात करोगे, ये सब अगर बोर्ड के प्लेन में है तो ओपी ऐसे भी ऐसे, तो ओपी क्रॉस भी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जाएगा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो तुम्हारा ये डी रहेगा, जो कि ये ओपी, ये लेंथ ओपी है, तो ये ओपी साइन थीटा के बराबर तुम्हारा डी रहेगा। अगर ये बिंदु पी यहाँ से घसक के यहाँ आ जाए, ऐसे आ जाए, तब यहाँ से मिलाओगे तो तुम्हारा ये ओपी होगा, नया वाला ओपी। तो नया वाला ओपी का डायरेक्शन ऐसे होगा और यहाँ पर भी ऐसे होगा, तो भी ऐसे और ओपी ऐसे। अब ये एंगल बदल जाएगा अल्फा, तो ये एंगल बदल जाएगा, यहाँ ध्यान दो, ये ऐसे, यहाँ तुम्हारा भी चला जाएगा, ये भी अब ऐसे हो गया, पार्टिकल का पोजीशन यहाँ होगा, यहाँ से घसक करके पार्टिकल यहाँ चला आया, तो ये नया वाला ओपी हो जाएगा। ये एंगल अल्फा है, तब ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये थीटा से बदल गया। लेकिन फिर अगर इस ट्रायंगल में बात करोगे, तुम देखो यहाँ, अगर इस ट्रायंगल के बाद ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोचो, ऐसे सोचोगे, ये तुम्हारा अल्फा है तो ये भी तुम्हारा अल्फा है, ये नया वाला पी मान लो पी डैश है, ऐसे पी डैश है, तब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारा आएगा ऐसे ओपी डैश क्रॉस भी लिखोगे, सोल्व करोगे, ये ओपी डैश भी, इस बार साइन अल्फा आ जाएगा, हल करोगे भी, और यहाँ पे ये ओपी डैश साइन अल्फा आ जाएगा, और यहाँ हल करोगे तो भी ओपी डैश साइन अल्फा लिखोगे, ये एंगल अल्फा है तुम्हारा, इतना अल्फा है, तो फिर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से, तो फिर आपको ये डी के बराबर हो जाएगा। तो ये पोजीशन कहीं भी गया, ये हमेशा भी इंटू डी आ रहा है कि नहीं। और डायरेक्शन देखो, यहाँ भी जाओगे तो इस ओपी का डायरेक्शन ऐसे, अब भी का डायरेक्शन ऐसे, तो ओपी क्रॉस भी तुम्हारा भीतर, यहाँ था तो ऐसे, मान लो यहीं पर तुम्हारा पी होता तो ऐसे पी होता, तो ये तुम्हारा ये वेक्टर ऐसे ओपी होता तो ऐसे जाता, तो यहाँ भी करते तो अंदर ही जाता। अगर इस साइड में अगर सोचते यहाँ पर बिंदु पी होता तो ऐसे मिलाते, तो इधर ये ओपी जाता ऐसे, अब भी जाता ऐसे, फिर ओपी क्रॉस भी करते तो अंदर ही जाता, एंड इस पूरे लाइन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही होता। नहीं मजा आया क्या है, तो कहीं भी रहेगा ओपी क्रॉस भी में कोई बदलाव
नहीं होगा। पार्टिकल का पोजीशन कहीं भी हो, ओपी क्रॉस भी आपका सेम रहेगा। समझ गए? आगे इस पे आधारित एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, अगर आप कहें 2 मिनट टाइम दे तो उसको सिखाते हैं। हालांकि वीडियो तो बहुत लेंदियर होगा, लेकिन आप लोग तो कम से कम समझ जाइएगा। यहाँ तक जो पहुंचेगा सो देखेगा, नहीं पहुंचेगा सो नहीं देखेगा, लेकिन आप लोग तो कम से कम सवाल पूछिएगा ना। तो उसमें देखिए क्या चीज़ है, एक होता है कि फोर्स का मोमेंट निकाला जाता है, फोर्स का मोमेंट किसी बिंदु के अबाउट। तो उसमें देखिए ऐसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ऐसे कोई बॉडी रहता है, इस बॉडी पर यहाँ पर समझिए कि कोई बिंदु है, इस बिंदु पर ऐसे जो है एक फोर्स एफ लग रहा होता है, ऐसे एफ लग रहा है, ये बॉडी है। यहाँ पर कोई बिंदु पी है, इस बिंदु पी पे एक बल एफ लग रहा है, इस बिंदु को पी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड दिस इज योर फोर्स। ठीक है, और इस लाइन को अगर बढ़ा देते हैं ना, ये लाइन जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है, ऐसे एक लाइन हम खींच दें, ऐसे ये दिख रहा है लाइन, बोलो ये ऐसे, तो ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स का क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और सपोज करो यहाँ पर कोई बिंदु ओ है, कोई भी बिंदु ये हो सकता है, इस बिंदु ओ के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट निकालना होता है। ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन का, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। तो एक बॉडी है, यहाँ पर एक बिंदु है, ये आपका फोर्स है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा इस बिंदु के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट बोला जाता है, मोमेंट। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स ऐसे बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ओ। यहां पर समझो ये बिंदु ओ यहाँ पे है कहीं, इसके अबाउट मोमेंट निकालना है, मान लो ऐसे मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ निकालना है। क्लियर? तो देखो इसका डिफिनीशन क्या होता है मोमेंट का, अगर तो अभी तुम लोग सीख जाओगे। इसका डिफिनीशन अबाउट ओ होता है, इस बिंदु के अबाउट मोमेंट का डिफिनीशन होता है, उसको एम ओ लिखेंगे। तो एम ओ बराबर होता है आर क्रॉस एफ। ये क्या होता है? आर क्रॉस एफ, जिसमें बोला जाता है कि आर क्या है, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन के, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर कोई बिंदु पी ले लीजिए जहां मन करे। वो जरूरी नहीं है कि वो आपका वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी हो सकता है, या इस लाइन पे कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्या करिएगा, ऐसे इस पॉइंट ओ से, ये पॉइंट ओ है तो इसके लाइन ऑफ एक्शन पर एक ऐसे बिंदु ले लीजिए, ये वेक्टर आर ले लीजिए, बिंदु ओ से ऐसे ले लीजिए। और आप कहीं भी ले सकते हैं, अगर आप इसको चाहें ना ऐसे, तो आप चाहें तो इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं, ऐसे कहीं भी ले सकते हैं, जहां आपको मन करे। आप यहाँ पर भी ले जा सकते हैं, या आपको मन करे तो यहाँ भी ला सकते हैं, आपको मन करे तो यहाँ भी ले जा सकते हैं। आपका जो एक नया एक इस पर इसके लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं भी बिंदु ले लीजिए। आप अभी जो पीछे वाला सवाल में जो मोमेंट निकाले थे, ओपी क्रॉस भी निकाले थे, आप देखे थे कि कहीं भी हो रहेगा, ओपी क्रॉस भी तो सेम आता था एग्जैक्टली। यहाँ भी की जहाँ पे क्या हो गया है, एफ हो गया है, और ओपी की जहाँ पे वेक्टर आर हो गया है। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं भी बिंदु लीजिएगा, आर क्रॉस एफ का मान सेम आएगा। जैसे मान लीजिए हम पी पर ही ले लिए, अगर ये बिंदु यहाँ है, हम अगर पी पे ही ले लें या कहीं ले लें, इसको हट कहीं भी ले लेते, जहाँ तुम लोग को मन करे। यहाँ से मान लीजिए हम यहीं पर ले लिए, इसको कोई बिंदु ले लिए यहाँ पे, इसको मान लीजिए ये बिंदु पी जो है ये यहीं पर ले लिए हम अपना। ओके, ये दूसरा कोई बिंदु होगा, मान लीजिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है ये ए है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, इसके लाइन एक्शन पर कोई बिंदु ले लिए इतना। अब ओ से पी तक का ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे ये हमारा वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर है। इसके लाइन ऑफ एक्शन की बात करें ऐसे, तो ये ऐसे जा रहा है, सॉरी ये आर के डायरेक्शन का लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, आर के डायरेक्शन को बढ़ा दिए तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
अब आप अगर मोमेंट निकालिएगा, मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, ऐसे देखिए मोमेंट का मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा, ए आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। इसमें से एफ को अलग करिए तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एफ और ये आर साइन थीटा। अब आप यहाँ से क्या करिए, एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए ओ से इस लाइन पे, परपेंडिकुलर डाल दिए तो ए लाइन ए ऐसे है ना, आई ऐसे है तो ये कोण कितना हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। ये मान लीजिए ओ एन डाल दिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी है। तो ये अगर इतना थीटा है, ये थीटा है, तो ये तुम्हारा आर है, तो आर साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, ये आर साइन थीटा फिर ये डी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बोलो ना। अच्छा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, ये डी तुम्हारा फिक्स्ड है, तो मोमेंट का मान क्या हो जाएगा, बल का मैग्नीट्यूड और उसके लाइन ऑफ एक्शन का इस बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप आप बात को समझ गए हैं। तो यही आपका मोमेंट हो जाएगा। और ये बिंदु पी आप कहीं भी ले लेते, अगर आप मान लीजिए यहाँ से अगर आप बदल करके मान लीजिए यहाँ से आप ऐसे भी लिए रहते ना, तो देखिए आर का मान बदल जाता, बदल जाता। ये एंगल आप बढ़ाते, ये एंगल अल्फा हो जाता, तो ये एंगल अल्फा हो जाता। लेकिन फिर ये दूरी अगर मान लीजिए आर डैश आता, तो आर डैश साइन अल्फा लिखते, तो फिर ये डी के बराबर हो जाता। बात समझे कि नहीं। तो कहीं भी आप लीजिएगा इसके लाइन ऑफ एक्शन पे कोई बिंदु पी लेकर के और आप आर क्रॉस एफ करिएगा, मोमेंट निकालिएगा बिंदुओं के अबाउट, तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मोमेंट का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसके लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से गुणा करिएगा तो उसके बराबर हो जाएगा मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। डायरेक्शन की बात करिएगा तो देखिए ये आर का डायरेक्शन ऐसे है, एफ का डायरेक्शन ऐसे है, तो आर क्रॉस एफ करिएगा, अगर ये सब बोर्ड के प्लेन में है तो आर क्रॉस एफ बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर कहीं भी जाएगा, आर क्रॉस एफ बोर्ड के परपेंडिकुलर। अगर आप ऐसे भी लिए रहते हैं, ऐसे भी लेते हैं अपना आर का डायरेक्शन, एफ इधर की ओर है, तो आर क्रॉस एफ करिएगा तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन भी फिक्स, अब मैग्नीट्यूड फिक्स, और फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट आप निकाल लीजिएगा। मजा आना चाहिए। तो ये किस पे आधारित है, ए क्रॉस बी पे आधारित है कि नहीं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इसको एंजॉय किए, इस सवाल को नहीं किए क्या, इसमें सवाल भी बोल दिए हैं, माने मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट एक जनरल थ्योरी है, उसका चर्चा कर दिए हैं। ये आर क्रॉस एफ से निकलेगा। और पीछे वाला जो आर्टिकल था इसमें आपको बताएं कि ओपी क्रॉस भी का मान जो है, पार्टिकल का पोजीशन उस लाइन पे कहीं भी हो, अगर वो दिया हुआ बिंदु है और दिया हुआ लाइन है जिसके अलॉन्ग कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ओपी क्रॉस भी का मान फिक्स रहेगा। वो भी इंटू डी होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन ओपी क्रॉस भी की दिशा में, जो कि फिक्स रहेगा। मजा आना चाहिए आप लोग को। तो ये ऐसे हो जाएगा। और फिर देखिए ये इतना एंड एरिया निकालने के लिए आपको सिखाया, ये वाला, ये भी अपने आप में अनोखा सवाल है। ये आपको जो है ये ट्रायंगल का एरिया निकालने में लोगों को 3D में परेशानी होती है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर इसका और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया तो सीधे वेक्टर निकल जाएगा, फिर सीधे वेक्टर निकल जाएगा, फिर एक क्रॉस भी कर दीजिए तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा, उसका आधा कर दीजिए ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। आई होप आप यू माइट हैव एंजॉयड इट। ओके, रहने दे रहे हैं, यहीं पर बंद करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ बढ़िया प्रॉब्लम है जिनको आपको जानना चाहिए। और वैसे आई क्रॉस जे वगैरह पे जो आधारित जो था वो देख ही लिए हैं। राइट हैंड फ्रेम का राइट हैंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप समझ ही चुके हैं। बोलिए, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग के लिए बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, ओके।